गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने बात करी प्रोडक्शन प्रोसेस की। अब हम यहाँ पे एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। थोड़ा बहुत एक्सचेंज के बारे में बात आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में भी हुई थी। एक्सचेंज का मीनिंग क्या है आपका, बेसिकली आपको कि जो प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं होता है उसको हम किसी दूसरे के यहाँ से किसी दूसरे की हेल्प से लेकर हम उसको यूज करते हैं, वही आपका एक्सचेंज कहलाता है। तो एक्सचेंज का मतलब क्या है आपका कि टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी फिजिकल फैसिलिटीज एंड रिक्वायर्ड सर्विसेज एज पर द नीड ऑफ एवरीवन इन डिफरेंट रीजन एंड टाइम। आपका चूंकि हमारा टारगेट क्या है कि हर एक ह्यूमन बींग को हर तरीके की फिजिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराना, उसमें चाहे आपकी खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे रहने की चीज़ें हों, या पहनने के लिए कपड़े हों, किसी भी तरीके की चीज़ें हों। क्योंकि हमको ये मालूम है कि हम अपने यहाँ अपने ही विलेज में या अपने ही डिस्ट्रिक्ट में की अगर हम बात करते हैं तो हर तरीके का प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं होता है। ऐसे हम गांव की बात करते हैं तो गांव में कहीं पे गेहूँ ज़्यादा होता है, कहीं पे चावल ज़्यादा होता है, कहीं पे आपका सरसों ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें आपके एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू एक से इस जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, जिससे आपका हर एक की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो एक्सचेंज का गोल क्या होता है आपका, हर पर्सन को फिजिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराना जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने में हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हर एक को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, चाहे आपकी फैमिली का मेंबर हो, चाहे आपके गांव की कोई फैमिली हो, चाहे आपके विलेज की, चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट की फैमिली हो, या एक पर्टिकुलर स्टेट की फैमिली हो, चाहे पूरी वर्ल्ड फैमिली हो। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि हर किसी पर्सन तक आपकी हर तरीके की फिजिकल फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। उसी के लिए एक्सचेंज प्रोसेस डेवलप भी किया गया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर दूसरी कंट्री में होती हैं, उसको हम लोग अपने यहाँ इंपोर्ट करते हैं अपने यहाँ यूज़ करने के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनको हम लोग कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो उनको दूसरे की रिक्वायरमेंट है, दूसरे को उसकी ज़रूरत है, तो हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल करते हैं। यही आपका पूरा का पूरा एक एक्सचेंज प्रोसेस है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम किसके लिए हम ये सारे एक्सचेंज प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। दोज हु आर अनेबल टू प्रोड्यूस एंड हैव नो फैमिली सोशल सपोर्ट, ये उनके लिए भी है आपका जो कि कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते हैं और जिनका कोई फैमिली या सोशल सपोर्ट नहीं है, तो हम उनको एक एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू हम ये हर तरीके का प्रोडक्शन अवेलेबल करा सकते हैं। दोज हु हैव बीन थ्रू सम एक्सीडेंट और नेचुरल कैलेमिटी, जो नेचुरल कैलेमिटी से जूझ रहे हैं या किसी एक्सीडेंट से किसी प्रॉब्लम में है। जैसे इस समय कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है ऑल ओवर कंट्री में, बहुत ही जगह ऐसी हैं जहाँ पे हर तरीके का प्रोडक्शन प्रोसेस बंद है, किसी भी चीज़ की सप्लाई नहीं हो रही है, तो वहाँ पे चीज़ें बाहर से सप्लाई की जा रही है, चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हैं। तो उसके लिए एक्सचेंज प्रोसेस आपका हम कह सकते हैं कि ज़रूरी है। दोज वर्किंग फुल टाइम फॉर सर्विस टू द सोसाइटी, जो फुल टाइम सर्विस सोसाइटी के लिए ही देते हैं, उस केस में हमें उनके लिए खुद एफर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो अपने लिए फिजिकल फैसिलिटी नहीं उठा पा रहे हैं, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से अगर सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं तो हमारी ही हेल्प कर रहे हैं। जैसे कोविड-19 की जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ चल रही है, इस समय हमारे यहाँ नगर निगम का स्टाफ है, पुलिस डिपार्टमेंट का स्टाफ है, या स्वास्थ्य विभाग का हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ है। ये सारा का सारा स्टाफ हमारा आज, क्योंकि हम लोग घर में बैठे हैं, फिर भी ये सारा का सारा स्टाफ ये इस समय कोविड-19 से जूझ रहा है, क्योंकि सभी लोग आपका इस समय एक जो नॉर्मल ड्यूटीज होती हैं उन वर्किंग आवर से ज़्यादा काम कर रहे हैं और अपनी लाइफ का रिस्क लेके काम कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी ये वायरस उन पर भी अटैक कर सकता है। ऐसे केसेस बहुत से सामने भी आ रहे हैं कि इस समय के बहुत से पुलिस वालों की डेथ हो रही है इसकी वजह से, बहुत से नगर निगम के कर्मचारी या फिर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इसके चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर्स भी इवन बहुत से इसमें उनकी भी कैजुअलिटी बहुत सी हो चुकी हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोशल वर्कर का काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी को सपोर्ट कर रहे हैं। उस केस में उनके पास टाइम नहीं है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो वो अवेलेबल कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू दे सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या है, बेसिकली नो प्रोडक्शन हैपन इन दिस प्रोसेस। इस पर्टिकुलर एक्सचेंज प्रोसेस में कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। एक्सचेंज का मतलब ये नहीं कि हमें कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है। एक्सचेंज का मतलब है आपका किसी का कह सकते हैं ज़रूरत को पूरा करना है या फिर उसकी फिजिकल नीड को पूरा करना है। इट इज़ फॉर म्यूचुअल फुलफिलमेंट नॉट फॉर एक्सप्लॉयटेशन। ये म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए एक्सचेंज प्रोसेस यूज किया जाता है, इसमें कोई एक्सप्लॉयटेशन जैसा वर्ड नहीं आना चाहिए। जैसे सपोज दैट कोई चीज़ हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती है और किसी हमारे दूसरे स्टेट में नहीं हो रही है, हम उसको बहुत ज़्यादा ऊंचे दामों पे, बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पे हम उनको सप्लाई कर रहे हैं, जो कि नहीं हमको करना है, जिसकी बहुत हाई रेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो प्रोडक्शन में भी इतना खर्चा नहीं होता है। इट मीन दैट कि आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, आप ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस है, आप मनमाने दामों पर आप उसको सेल कर सकते हैं। ऐसा
आपका ये एक्सप्लॉयटेशन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर म्यूचुअल फुलफिलमेंट की बात करते हैं तो जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती है वो हम वहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं। अगर उनके पास अवेलेबल है, जो चीज़ें उनके यहाँ नहीं होती हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसी हमारे यहाँ फीजिबिलिटी बनती, जैसी अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ है, तो उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आपका एक्सचेंज क्या कहलाता है। नो प्रोडक्शन हैपेंस इन दिस प्रोसेस, इट इज फॉर ओनली म्यूचुअल फुलफिलमेंट, नॉट फॉर एक्सप्लॉयटेशन। केवल म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए हम इस पर्टिकुलर एक्सचेंज प्रोसेस को यूज करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं। एक्सचेंज दो टाइप की यूज करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सचेंज में क्या होता है, जैसे आप ग्रेन के बदले ग्रेन आप लेते हैं। जैसे आप बहुत समय पहले गांव में ये सिस्टम चला करता था कि आपको सामान लेने जाइए तो वहाँ पे वो गेहूँ भी या फिर जो आपके यहाँ अनाज होता है वही सी अनाज के बदले आपको सामान दिया करते थे, अनाज के बदले अनाज दिया करते थे। इस तरह की चीज़ें आपको डायरेक्ट एक्सचेंज कहलाती हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या आता है आपका, जैसे आप सपोज दैट राइस बेचने जा रहे हैं तो आपने मनी के थ्रू आपने परचेज, सेल या परचेज आपने अगर राइस का किया है तो आपने मनी के थ्रू किया है, तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट एक्सचेंज कहलाएगा। तो दो तरीके के एक्सचेंज प्रोसेस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या करते हैं आपका कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के बदले कोई दूसरी चीज भी सप्लाई करते हैं। एक प्रोडक्शन प्रोसेस के बदले आप एक नेसेसरी थिंग के बदले या फिर एक फिजिकल फैसिलिटी के बदले कोई दूसरी फिजिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। इनडायरेक्ट प्रोसेस में क्या है आपका, फिजिकल फैसिलिटी को आप सेल या परचेज मनी से कर रहे हो, आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, मनी के थ्रू उसको सेल या परचेज कर रहे हो, तो आपका इनडायरेक्ट प्रोसेस में आ जाएगा। एक्सचेंज प्रोसेस क्यों जरूरी है आपका, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस एवरीथिंग दैट वी यूज इन द फैमिली बाय द फैमिली अलोन। अगर हम खाली अपनी फैमिली की बात करते हैं तो हम लोग बहुत सी चीज़ें अपने ऐसी प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने घर में, हम लोग ऐसी बहुत सी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कंज्यूम कर रहे हैं कि आपका, जो कि हम लोग अपने यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में एक्सचेंज प्रोसेस जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें ज़रूरत तो हर चीज़ की है, तो एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू ही वो हमको मिलेगी। इसके बाद हम इसके वैल्यूएशन की अगर बात करें तो वैल्यूएशन की बात पहले थोड़ी बहुत हुई थी, यहाँ पे फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वैल्यूएशन एक्सचेंज का कैसे करते हैं। बेसिकली ये टाइम और लेबर के हिसाब से कंज्यूम कैलकुलेट किया जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को प्रोड्यूस करने में कितने एफर्ट लगा रहे हो, उसमें कितना लेबर लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, वो आपका बेसिक इनपुट इसमें होता है। इसके बाद आपका नेचुरल रिसोर्सेज कितने उसमें जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेट की जाती है। उसके बेसिस पे किसी चीज़ की वैल्यू फिक्स होती है, तो फिर उसी वैल्यू के बेसिस पे हम उसको एक्सचेंज प्रोसेस में लेके आते हैं। तो जैसा आपको यहाँ पे लिखा पॉइंट बाय पॉइंट में बता रहा हूँ। टू कैरी आउट द एक्सचेंज विद द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट होना चाहिए। तो उस केस में आपको वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट शायद नहीं आएगी। अगर म्यूचुअल फुलफिलमेंट की बात आप करेंगे तो वहाँ पे वैल्यूएशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आप म्यूचुअल फुलफिलमेंट से करना चाहते हैं तो व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ दिस एक्सचेंज, इसका एक्सचेंज बेसिस क्या होना चाहिए। ऑन व्हाट बेसिस प्राइस ऑफ अ कमोडिटी शुड बी फिक्स, तो कुछ ना कुछ तो प्राइस आपको फिक्स करना पड़ेगा उसके लिए भी। तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे, फंडामेंटल इनपुट इसके लिए क्या है, टाइम एंड लेबर इन्वेस्टेड इन द प्रोडक्शन ओवर एंड अबव द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को छोड़ के आपका टाइम और लेबर जितना आप लगा रहे हो वो सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, वो इनपुट इसका लेना पड़ेगा। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज आपका नेचुरली अर्थ पे अवेलेबल होते हैं, तो क्योंकि हर किसी ह्यूमन बीइंग का उस पर अपना एक राइट है, तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम उस पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। As we produce or manufacture necessary things, when we put our time and labor on natural resources, how much time and labor has been invested is our fundamental input, and therefore this can be the basis to decide the value and rate of exchange of product। तो हम अपने टाइम और लेबर के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है और उसका एक्सचेंज प्राइस क्या होगा। बेसिस क्या होना चाहिए इसके लिए, इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ लेबर इन्वेस्टेड। मेजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन हैपेंस नेचुरली इन द नेचर, बहुत सा प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा है जो नेचुरल वे में हमको मिलता है। मैन इन्वेस्टेड लेबर इन दी प्रोसेस, दिस कैन बी क्लियरली सीन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जैसे नेचुरली हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उसमें मैन एफर्ट भी लगता है आपका उसके प्रोडक्शन को करने में। तो मैन एफर्ट अगर हमको लग रहा है तो उस केस में हमको कुछ ना कुछ एक प्राइस उसका फिक्स करना पड़ेगा। तो लेबर इज द फंडामेंटल इनपुट, रेस्ट ऑफ इट्स सपोर्टिंग मीन्स। लेबर ही इसका फंडामेंटल इनपुट होगा। जैसे ये कुछ कैलकुलेशन के लिए फैक्टर दिए हुए हैं, आपका लेबर इनपुट दिया है, टाइम है आपका, अदर फैक्टर में डिफिकल्टी ऑफ द वर्क है। तो सारे काम का सिनेरियो एक जैसा नहीं होता है। आपका प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए डिफरेंट हर एक तरीके के का प्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। तो उस केस में वर्क की डिफिकल्टी कितनी है, टाइम एफर्ट कितना कर रहे हैं, रिसोर्सेज आप क्या ले रहे हैं वहाँ पे। तो आप
और भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, आपका 1:5 में ले सकते हैं, 1:2 में ले सकते हैं, 1:1 में ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किन किन फैक्टर्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस में सेम फैक्टर्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम डिमांड सप्लाई की बात करते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई भी आपका एक बेसिक पार्ट होता है आपका। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो उस केस में आपका सप्लाई भी हमको ज़्यादा करनी पड़ती है। डिमांड ज़्यादा होने पे जाहिर सी बात है, हम लोग मार्केट में भी देखते हैं कि तुरंत रेट किसी भी चीज़ का हाई हो जाता है, और सप्लाई उस केस में हमको लगता है कम हो रही है, लेकिन डिमांड ज़्यादा है तो रेट हाई हो जाता है। जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, रेट अपने आप कम हो जाता है। तो ये दिया हुआ है आपका कि कुछ ग्रुप सोसाइटी में ऐसे काम करते हैं जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। वैल्यूएशन की बात यहाँ पे की गई है। वैल्यूएशन किसके बेसिस पे कर सकते हैं? लेबर आवर्स, फ्री फ्रॉम प्रॉफिट लॉस, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑफ रिलेशनशिप में आपकी जो 18 वैल्यूज हमने बताई थी, 9 आपकी एक्सप्रेस्ड वैल्यूज, 9 आपकी एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज, उनके बारे में बात करी थी। सारी वैल्यूज उसके अंदर होनी चाहिए रिलेशनशिप में। अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग फॉर प्रॉस्पेरिटी थ्रू आवर ऑन लेबर यूजिंग साइक्लिक म्यूचुअली एनरिचिंग प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, इन सब के बारे में हम बात पहले कर चुके हैं। तो आपका यहाँ पे भी वैल्यूएशन एक्सचेंज में ये सारे फैक्टर्स अपने आप आते हैं। ये सारे फैक्टर्स को अप्लाई करने के बाद ही हम कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में हमको ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करनी है और म्यूचुअल फुलफिलमेंट की बात यहाँ पे कर रहे हैं ह्यूमन वैल्यू में। अगर म्यूचुअल फुलफिलमेंट की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप रहेंगी, जो ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पे कहे हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है? डायरेक्ट हुंडेड सिस्टम है आपका। करंट सिस्टम लार्जली यूजिंग करेंसी, ये पुराने सिस्टम है आपके। डायरेक्ट सिस्टम जो पुराने पहले हमारे गांव में चला करते थे, बहुत सी जगह चलते थे हमारी कंट्री में। अब वो सिस्टम शायद बहुत कम जगह पे होंगे या नहीं होंगे, मुझे हो सकता है उसके बारे में ना पता है। करंट सिस्टम आपका सबको पता है, करेंसी के थ्रू है कि हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो आप करेंसी से परचेज करते हैं, और कोई भी चीज़ सेल भी करते हैं जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में है तो हम भी उसको करेंसी के थ्रू ही सेल करते हैं। इसका हमारे इकोनॉमिक्स पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, हमारी इकोनॉमी पे। वैल्यूएशन आपका एक वैल्यूएशन का एक पैटर्न दिया हुआ है जो आप इस पीपीटी के थ्रू समझ सकते हैं। इसमें आपका बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है यहाँ पे डिस्कस किया जाए। पूरा का पूरा कैलकुलेशन है आपका कि किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई मिल्क प्रोडक्शन आप कर रहे हैं तो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना लेबर लग रहा है, उसके लिए कितनी फीड लगेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या लगेगी, टोटल लेबर क्या आएगा। तो यहाँ पे मान के चल रहे हैं 1 मैन आवर में ₹50 खर्च होता है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? ₹88 पर लीटर। ये कैलकुलेट किया हुआ है पूरा कैलकुलेशन से। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 1 kg ऑफ वीट अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो कितना उसमें लेबर खर्च होता है, कितना उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। अगर राइस आप कर रहे हैं तो राइस में कितनी आ रही है। अगर हम एक्सचेंज वीट और राइस का करते हैं आपस में तो क्या वैल्यूएशन होगी, वीट के लिए क्या वैल्यूएशन होगी, राइस के लिए। ये सारे कैलकुलेशन हमको यहाँ पे करना बताया गया है। आप जैसे आपका फूड और आइटम्स के अलावा, फूड और इन सब चीज़ों के अलावा आपका और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग फिजिकल फैसिलिटी के तौर पे यूज करते हैं, जैसे क्लॉथ वगैरह है। तो आप इनको भी, क्लॉथ भी आप मार्केट से परचेज करते हैं। हर घर में तो आप कहीं पे क्लॉथ का प्रोडक्शन होता नहीं है, कुछ फैक्ट्रीज में कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही होता है, वहाँ से जो प्रोडक्शन प्रोसेस थ्रू बन के आता है हम लोग उसी को यूज़ करते हैं। तो उसकी भी वैल्यूएशन वहाँ पे होती है कि उसमें कितना एफर्ट लग रहा है, कितना आपका रॉ मटेरियल लगता है, कितना आपका लेबर लगता है, क्या मशीनरी लगती है, क्या टेक्नोलॉजी अप्लाई होती है, उसके बेसिस पे आपका उसका हम कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ विल बी एक्सचेंज विद हाउ मेनी केजी ऑफ फूड आइटम। ये कैलकुलेट करने वाली चीज़ है कि अगर हमें 1 मीटर कपड़ा लेना है सपोज दैट, उसके लिए आपको कितने किलो फूड आइटम लेना पड़ेगा। उससे वीट भी हो सकता है, राइस भी हो सकता है, कोई अदर थिंग हो सकता है। तो ये हमें कैलकुलेशन की जरूरत है, यहाँ पे एक एक्सरसाइज के तौर पर दिया हुआ है। तो आप प्रॉपर एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें किस किस लेवल पे काम करने की जरूरत है, जैसे मेंटेलिटी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रॉपर एक्सचेंज इज द नीड टू हैव अ फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप, जो बात हमने पहले करी थी, रिलेशनशिप की फीलिंग होनी चाहिए वहाँ पे। प्रॉपर सिस्टम एंड प्रॉपर पॉलिसी भी जरूरी है। प्रॉपर सिस्टम प्रॉपर पॉलिसी के बिना न्यूसेंस क्रिएट होगा, जिससे न्यूसेंस क्रिएट होने का मतलब है आपका कि कोई पर्टिकुलर पर्सन बहुत प्रोडक्शन हो गया है तो उसका रेट हमको मार्केट में नहीं मिल पा रहा है आपका, या फिर कहीं प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे सामान की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इस तरीके की चीज़ें हमारे यहाँ सोसाइटी में सामने आती हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले प्याज के रेट एकदम से हाई हो गए थे, तो उस समय ये चीज़ें सामने आ रही थी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में अभी प्याज मार्केट में नया नहीं आया है, जिसकी वजह प्राइसेस हाई हो रहे हैं। लेकिन शायद ऐसा नहीं था, बहुत से जो बीच के मीडिएटर्स होते हैं उन लोगों ने बहुत सा सामान अपना स्टोर कर रखा था मार्केट रेट बढ़ाने के लिए। ये सारी चीज़ें आती हैं, हम इनके बारे में भी बात